नमस्कार दोस्तों, कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक वसीयत ऐसी भी। मृत्युशैया पर पड़े पिता ने जब जमाने को सिखाया वसीयत बनाने का तरीका। आज की हमारी कहानी है रिश्तों की सच्चाई। शाम के 7 बज रहे थे। अपने घर का दरवाजा खोलकर अमृता अंदर दाखिल हुई तो उसके हाथों में शॉपिंग बैग देखकर और उसके चेहरे की चमक को देखकर ड्राइंग रूम में बैठे उसके पति पराग ने देखा तो उसकी भौएं चढ़ गई। यह क्या अमृता, तुम आज फिर से शॉपिंग करने चली गई थी? पराग ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा, लेकिन अमृता अपनी खुशी में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसने शॉपिंग बैग्स को टेबल पर रखा और चहकते हुए बोली, अरे पराग, तुम सोच भी नहीं सकते, आज तो इतनी शानदार सेल लगी थी कि क्या ही बताऊं। मुझे तो पता ही नहीं था। वह तो कल किटी पार्टी में मेरी एक सहेली ने बताया इस सेल के बारे में। इतनी बढ़िया साड़ियां और ब्यूटी प्रोडक्ट सस्ते में मिल गए कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। यह साड़ी देखो, बस आधे दाम में मिली, और यह ब्यूटी प्रोडक्ट कितने कमाल के ऑफर्स थे ना कि मना ही नहीं कर पाई। अमृता की बात को सुनकर पराग ने अपना माथा पकड़ लिया। तुम्हारी यह फिजूल खर्ची कब खत्म होगी? तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था ना कि इन बेकार की चीज़ों पर पैसा बर्बाद मत करो, लेकिन यह तो तुम्हारा हर बार का काम बन गया है। पति की डांट सुनकर अमृता का उत्साह धीमा पड़ने लगा। उसने धीरे से कहा, लेकिन पराग, हर पार्टी में मेरी सहेलियां इतने महंगे कपड़े और गहने पहनकर आती हैं। वह सब की तारीफें बटोरती हैं। मुझे भी अच्छा लगता है। थोड़ा तैयार होना, डायमंड ज्वेलरी न सही, कम से कम पसंद के कपड़े तो खरीद सकती हो ना। पराग की नाराजगी और बढ़ गई। तुम सहेलियों की देखा देखी क्या कर रही हो? इस चक्कर में घर उजाड़ दोगी तुम। घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, यह सब कौन देखेगा? जानती हो जिस हॉस्टल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की फीस कितनी बढ़ गई है? तुम्हारी यह आदत तो एक दिन मुझे गरीब बनाकर ही छोड़ेगी। अमृता ने इस बार थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, तो क्या अब मैं अपनी पसंद का कुछ भी नहीं खरीद सकती? अभी यह बहस चल ही रही थी कि अमृता का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ उसके पिता रामनाथ जी की आवाज आई। हेलो अमृता बेटी। हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? तबीयत तो ठीक रहती है ना? बस बेटी, तबीयत तो ठीक नहीं है। कई दिनों से सोच रहा हूँ कि जाकर डॉक्टर को दिखा दूँ, पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही। दरअसल अमृता की माँ की मृत्यु पिछले वर्ष हो गई थी और उसका कोई भाई नहीं था, जिस कारण उसके पिता अकेले रहते थे। अमृता ने पिता की मायूस हुई आवाज़ सुनी तो उसकी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। आप चाचा जी के बेटे राहुल से कहिए ना, वह आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। ऐसे समय में अपने ही तो काम आते हैं। वैसे भी थोड़ी दूर पर ही रहते हैं। वह साथ वाला तो घर है, मैं अभी उसे फ़ोन कर देती हूँ। तो रामनाथ जी ने हल्की खांसी के साथ जवाब दिया, बेटी मैं उसे बुला तो लेता, लेकिन राहुल तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने गया हुआ है, यहाँ पर नहीं है। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यह सुनकर अमृता का दिल बैठ गया। उसने अपने पिता को हौसला देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ। फ़ोन रखते ही अमृता का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पराग की ओर देखा और कहा, सुनिए जी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। चाचा जी के घर पर भी कोई नहीं है जो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। मुझे लगता है हमें उन्हें यहाँ ले आना चाहिए। गांव में भी अकेले हैं, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। अमृता चिंता में थी। उसकी बात सुनकर पराग पल भर के लिए चुप रह गया, लेकिन उसके मन में जैसे विचारों की उथल पुथल मच गई। अब एक और खर्चा, उसने सोचा। उसकी आंखों में थोड़ी झुंझुनाहट झलक रही थी। वह क्या है ना अमृता, यह तो मौसम ही ऐसा है। थोड़ा बहुत तबीयत खराब होना आम बात है। पॉल्यूशन भी तो कितना बढ़ गया है। हमारे शहर में तो और भी ज़्यादा है। वे यहाँ आएंगे तो उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है, और वैसे भी उनका दिल यहाँ लगेगा भी नहीं। यह कहना मुश्किल है, क्यों उन्हें परेशान करना। उन्हें गांव में ही रहने दो, उनके लिए वही ठीक रहेगा। अब
अमृता पराग की बातें सुनकर चुप हो गई, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। पिताजी की तबीयत के बारे में सोचकर वह बार बार परेशान हो रही थी। उसकी यह बेचैनी पराग से छिपी नहीं रही। थोड़ी देर के बाद पराग बोला, अमृता, ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम्हारे पिताजी की चिंता नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम उनकी वजह से परेशान हो, लेकिन बुढ़ापे में तो यह सब चलता ही रहता है, तो उनसे फ़ोन पर हाल चाल पूछते ही रहना। अगर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगे तो तुम ही कुछ दिन उनके पास गांव चली जाना। पराग की बात सुनकर अमृता ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। शहर के वातावरण में उनकी तबीयत कहीं और ना बिगड़ जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ चलकर उन्हें दवाई दिलवा देंगे। 2 दिन बीत चुके थे। अमृता जब भी अपने पिता का हाल जानने के लिए उन्हें फ़ोन करती तो हर बार उनकी आवाज़ कमज़ोर और थकी हुई लगती। तीसरे दिन सुबह सुबह अमृता ने फ़ोन किया, पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? अब उसने पूछा तो पिता ने धीरे से कहा, बेटी, अभी तबीयत वैसी ही है, दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोच रहा हूँ कि किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दूँ, लेकिन अकेले जाना मुश्किल है। अगर तुम दोनों आ जाते तो अच्छा होता। यह सुनकर अमृता का दिल भर आया। उसने पिता को ढाढ़स बताते हुए कहा, आप चिंता मत करें पिताजी, मैं बात करती हूँ इनसे और कुछ इंतजाम करती हूँ। फ़ोन रखने के बाद अमृता सीधे पराग के पास गई। पराग, पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। वे चाहते हैं कि हम गांव जाकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। हमें वहां जाना चाहिए। पराग ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर झुनझुनाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, अमृता, मैं यह समझता हूँ कि तुम्हें उनकी चिंता है, लेकिन सच कहूँ तो अभी मेरे लिए वहाँ जाना संभव नहीं है। ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है। उनसे कहो कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई ले लें। गांव में भी अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हें वहीं से इलाज करवाने दो। अमृता चुप हो गई और भारी दिल के साथ रसोई घर में काम करने चली गई। अमृता के रसोई में जाने के बाद पराग अखबार को झल्लाहट में टेबल पर पटकते हुए गुस्से में बड़बड़ाने लगा, हद हो गई। इसके पिता तो रोज ही बीमार हुए रहते हैं, हर दूसरे दिन फ़ोन करके बुलाने लगते हैं। क्या हमारे पास इतना फालतू का समय है कि आए दिन इन्हें डॉक्टर के दिखाने जाते रहें? अगर तबीयत खराब है तो अपने आप ही डॉक्टर को दिखाने क्यों नहीं चले जाते? हर बार हमें क्यों परेशान करते हैं? इनके कहने पर अमृता कभी उन्हें यहाँ लाने की रट लगा लेती है या मुझे वहाँ चलने को कहती है। अरे, अगर वह बीमार है तो मैं क्या करूँ? क्या मैंने ठेका ले रखा है उसके पिताजी का? कुछ देर के बाद नाश्ता करके पराग अपने ऑफिस के लिए निकल गया। नाश्ता करने के बाद अमृता घर का सारा काम जल्दी जल्दी में निपटाने में लगी हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अमृता ने जल्दी से हाथ पोंछे दरवाज़ा खोला। सामने किराएदार सीमा खड़ी थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कुछ लड्डू रखे थे। भाभी जी, आज मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, सोचा आपके लिए भी कुछ ले आऊं। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अमृता ने भी फीकी मुस्कुराहट के साथ वह लड्डू ले लिए और सीमा को थैंक यू कहा, लेकिन उसके चेहरे से खुशी कहीं गायब थी। सीमा ने तुरंत उसकी उदासी भाप ली। भाभी जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो अमृता ने उदासी भरे चेहरे के साथ कहा, कुछ खास नहीं, बस मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर सीमा थोड़ी चिंतित हो गई। क्या हुआ उन्हें? बस क्या बताऊं, डायबिटीज़ के मरीज़ तो पहले से ही हैं, अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैंने पराग से कहा था कि चलकर उन्हें डॉक्टर को दिखा लाते हैं, लेकिन उनके पास समय ही कहाँ है। यह सुनकर सीमा ने सहानुभूति से अमृता की ओर देखा। भाभी, फिर तो आपको बहुत चिंता हो रही होगी। उसी समय सीमा का पति बाजार से लौट आया। उसे देखते ही सीमा बोली, अरे सुभाष, आप सही समय पर आ गए। देखिए ना, भाभी जी कितनी परेशान हैं। इनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और पराग भाई साहब के पास समय नहीं है उनके पास जाने का। सुभाष ने बात सुनी और तुरंत बोला, अरे तो इसमें क्या परेशानी है? सीमा, तुम भाभी जी के साथ चली जाओ, मैं आप दोनों को गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अमृता
यह सुनकर थोड़ी चौंकी। उसने झिझकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ मत कीजिए। तो सुभाष ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? अंकल वहाँ परेशान हो रहे होंगे, उनकी तबीयत खराब है, तो आपको उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और फिर हम तो एक परिवार की तरह हैं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? सीमा ने भी बड़े स्नेह के साथ कहा, हाँ भाभी जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलूंगी। सुभाष हम दोनों को छोड़ देंगे। अमृता ने उनकी बात सुनकर दिल ही दिल में राहत महसूस की। सुभाष ने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और कहा, तो चलिए भाभी, हम अभी निकलते हैं, देर करना ठीक नहीं होगा। अमृता ने सीमा और सुभाष का आभार जताते हुए अपना दुपट्टा उठाया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कभी कभी मदद वहाँ से मिलती है जहाँ से आप उम्मीद भी नहीं करते। गाड़ी में बैठी हुई अमृता ने मन ही मन सोचा। गांव पहुँचने के बाद सुभाष ने अमृता के पिताजी रामनाथ जी को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने टेस्ट करवाने के बाद कहा, इनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और फेफड़ों में संक्रमण का असर दिख रहा है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ कि जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अस्पताल से वापस आने के बाद अमृता 2 दिन के लिए अपने पिता के पास ही रुक गई। भाभी जी, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत बताइएगा और कभी भी कॉल कीजिएगा। इतना कहकर सुभाष और सीमा घर वापस लौट आए। तीसरे दिन अमृता गांव से लौटकर घर आई तो शाम के 7 बज रहे थे। थकी हुई सीधा अंदर आते ही सोफे पर बैठ गई। पराग ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। उसे देखते ही उसने औपचारिकता से पूछा, तो पिताजी की तबीयत कैसी है? अब अमृता ने पानी का गिलास उठाते हुए जवाब दिया, अब ठीक है, उनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया था। खाने में परहेज भी तो नहीं करते हैं ना। पिछले कई दिनों से कोर्ट केस के भाग दौड़ में उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखा और उनकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन एक बात और अच्छी हो गई, सालों से जो उनका कोर्ट केस चल रहा था उसका फैसला उनके हक में ही आया है। केस? कौन सा केस? पराग ने तुरंत चौंकते हुए पूछा तो अमृता ने कहा, अरे वही उनकी ज़मीन का केस, याद है जो कई सालों से चल रहा था। आखिरकार उन्होंने केस जीत लिया। पराग के हाथ से चाय का कप लगभग गिरने वाला था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, क्या वही जमीन जो हाईवे के साथ लगती थी? अमृता ने सहजता से जवाब दिया, हाँ हाँ वही जमीन। बाप रे, उसकी कीमत तो करोड़ों रुपयों में है। पराग ने हैरानी से कहा तो अमृता बोली, उसकी कीमत करीब 5 करोड़ हो चुकी है। पिताजी उसे बेचने की सोच रहे हैं। पराग को जैसे अचानक ही किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। उसके चेहरे पर एक विचित्र उत्साह और खुशी की झलक आ गई। वाह, यह तो अच्छी खबर है। वैसे उन्होंने कुछ कहा कि वह इस पैसे का क्या करेंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा, और वैसे भी जब शरीर ही साथ न दे तो पैसा भी किस काम का। पराग ने अपनी चाय का कप नीचे रखते हुए गंभीरता का दिखावा करते हुए कहा, बात तो सही है, ऐसे बड़े फैसले सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। आखिर यह संपत्ति उनकी मेहनत की है। अब पराग के दिमाग में जैसे खलबली सी मच गई। वह दिखाने को भले ही सामान्य बन रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत बेचैन हो उठा था कि कहीं अमृता के चाचा का बेटा उसके ससुर को अपने पक्ष में करके जमीन हथिया न ले। आखिरकार मेरी पत्नी अमृता अपने पिता की इकलौती बेटी है और उस जमीन का पर हमारा ही हक बनता है। मन ही मन वह सोचता जा रहा था। रात को जब अमृता रसोई का काम निपटाकर कमरे में आई तो पराग लैपटॉप पर बैठा था। अमृता ने देखा कि उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। बिस्तर पर बैठकर अमृता तकिया ठीक करते हुए बोली, किन विचारों में खोए हैं? लैपटॉप काम हो गया हो तो उसे बंद कर दीजिए और सो जाइए। फिर पराग बोला, अमृता, तुम्हारे पिताजी की तबीयत सही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता अब उन्हें अकेले वहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा? आखिर वे हमारे बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है उनका ख्याल रखना। मैंने तो पहले भी कहा था
कि चलकर उनसे मिल आते हैं, पर आपको भी ऑफिस के काम ज़्यादा ज़रूरी लगते थे। अरे अमृता, मुझे कहाँ पता था कि उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है। अब तुमने आकर सब बताया तो सोचता हूँ उन्हें यहीं ले आते हैं। हमारे साथ रहेंगे तो हम उनकी अच्छी देखरेख और उनकी देखभाल कर पाएंगे। पराग की बातें सुनकर अमृता थोड़ी हैरत में पड़ गई। फिर बोली, अरे लेकिन आपने ही तो कहा था गांव का माहौल उनके लिए बेहतर है। वैसे तो आपकी बात ठीक थी, हमारे शहर में तो प्रदूषण है, इतना ही है कि अच्छा वाला इंसान भी बीमार हो जाए और फिर उनका दिल भी यहाँ लगेगा ही नहीं। कौन जाने 2-3 दिन बाद राहुल तो अपने घर पहुँच ही जाएगा, फिर वह लोग उनका ध्यान रख लेंगे। अरे तुम भी ना, आजकल हर कोई अपने काम में व्यस्त है। अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहें? मैं कहता हूँ उन्हें यहीं ले आते हैं। अमृता को पराग की बातों में थोड़ा दम लगा। वह सोच में पड़ गई। बात तो यह सही कह रहे हैं, यहाँ रहेंगे तो हमारी नज़रों के सामने रहेंगे और हम हर तरह से उनका ख्याल रखेंगे। हाँ अमृता, कल तुमसे फ़ोन करके बता देना कि हम इस रविवार उन्हें लेने आ रहे हैं। अगले दिन सुबह जब अमृता की आँख खुली तो उसने देखा कि पराग पहले से ही तैयार होकर बैठा था। यह देखकर अमृता चौंक गई। उसने उठते ही पूछा, अरे आज ऑफिस जल्दी जाना है क्या? इतनी सुबह सुबह तैयार हो गए? नहीं अमृता, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैंने छुट्टी ले ली है। अमृता और भी ज़्यादा हैरान हो गई। छुट्टी क्यों? क्या खास बात है? हाँ अमृता, आज हम गांव जा रहे हैं पिताजी को लेने। लेकिन पराग, हमने तो रविवार को जाने का सोचा था, आज अचानक से क्यों? तो पराग बोला, हाँ जितना जल्दी उतना बेहतर। उनकी सेहत का सवाल है और इस मामले में मैं किसी तरह की देरी या लापरवाही नहीं कर सकता। और अमृता, तुम्हारे चाचा का बेटा राहुल कितना चालबाज है, क्या तुम नहीं जानती? तुम्हारे पिता के पास जो जमीन है उन्हें बहला फुसला कर बड़ी आसानी से अपने कब्जे में ले लेगा और हम यहाँ हाथ मलते रह जाएंगे। उन्हें यहाँ ले आएंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। यह बात सुनकर अमृता कुछ सोचते हुए बोली, हाँ बात तो ठीक है, राहुल पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता है। तो तुम अभी उन्हें फ़ोन करो और उन्हें बता दो कि हम आज ही आ रहे हैं। अमृता ने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया तो उसकी बात सुनकर पिताजी बोले, लेकिन बेटी वहाँ क्यों आना? मेरी तबीयत अब बेहतर है, मैं यहीं ठीक हूँ। अमृता परेशान होकर बोली, पिताजी आप समझ क्यों नहीं रहे? शहर में आपके साथ रहने से हम आपकी बेहतर देखभाल कर सकेंगे। उसी समय पराग ने फ़ोन अमृता के हाथ से लिया और बड़े अधिकार के साथ बोला, पिताजी अब मैं आपकी कोई दलील नहीं सुनूंगा। अब आपकी सेहत हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। आज हम आपको लेने आ रहे हैं, यह फैसला हो चुका है। पिताजी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, अरे बेटा कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा, लेकिन मुझे सच में यही सुकून मिलता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का माहौल, सब कुछ यहाँ अपना सा लगता है। पराग भावुक अंदाज में बोला, लेकिन पिताजी आप नहीं जानते कि यहाँ अमृता और मुझे आपकी चिंता है। आप सामने रहेंगे तो हमारे दिल को भी संतुष्टि मिलेगी। अमृता आपकी इकलौती बेटी है, इसीलिए आपका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी जगह मेरे पिताजी होते तो क्या मैं उनके लिए यह सब नहीं करता? पराग की दलीलों के सामने रामनाथ जी की एक भी न चली। आखिरकार उन्होंने उनके साथ चलने के लिए हामी भर दी। शाम के समय पराग और अमृता रामनाथ जी के साथ घर लौटे। पराग ने गाड़ी रोककर कहा, अमृता तुम गेट खोलो, मैं पिताजी को गाड़ी से बाहर निकालने में मदद करता हूँ। गाड़ी से निकलकर अमृता ने डोरबेल बजाई तो उनकी किराएदार सीमा की आवाज़ आई, भाभी बस आई। इतने में पराग ने रामनाथ जी का हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकलने में मदद की। सीमा ने जल्दी से गेट खोला और अमृता के पिता को देखकर तुरंत हॉल चाल पूछा। फिर अमृता बोली, यह तो बहुत अच्छा किया आपने भाभी, जो अंकल जी को यहाँ ले आए। रामनाथ जी के आने के बाद घर का माहौल खुशनुमा था। अमृता सुबह सुबह उनके लिए नाश्ता बनाती
और पराग शाम को ऑफिस से लौटकर उनके साथ बैठकर बातें करता। रामनाथ जी भी वहां आकर खुश थे। एक शाम जब सब लोग चाय पी रहे थे तो पराग मुद्दे की बात पर आया। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, पिताजी सच कहूँ तो आपके यहाँ आने से घर में एक अलग ही रौनक आ गई है। ईश्वर का दिया सब कुछ है। घर में बड़े बुजुर्ग की कमी थी, वह आपके आने से पूरी हो गई। बस एक ही बात है जो कभी कभी परेशान करती है। रामनाथ जी ने चौंक कर पूछा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? हाँ पिताजी, लेकिन यह घर आजकल के ज़माने में थोड़ा पुराना सा लगता है। बच्चों के दोस्त जब यहाँ आते हैं तो बच्चों को उन्हें इस घर में लेकर आने में भी शर्म महसूस होती है। रामनाथ जी ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों बेटा, घर तो अच्छा है। बस पिताजी, उनके दोस्तों के घर बड़े और मॉडर्न हैं तो तुलना करते हुए उन्हें यह थोड़ा सा साधारण लगता है। अगर घर किसी पॉश इलाके में होता और थोड़ा आधुनिक तरीके का बना होता तो बात ही कुछ और होती। आज के समय में तो प्रॉपर्टी की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। अगर हमें अच्छी सोसाइटी में एक बड़ा घर लेना है तो अच्छी खासी रकम चाहिए होगी। रामनाथ जी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही है। आजकल एक एक चीज का खर्चा बढ़ गया है। यही तो बात है पिताजी। और अगर नया घर लेते भी हैं तो घर भी अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अपने अलग अलग कमरे चाहिए होंगे। सब कुछ कैसे होगा समझ नहीं आता। रामनाथ जी पर आपकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, तो बेटा इसमें चिंता वाली क्या बात है? जो भी मदद चाहिए तो मुझे बताओ। यह सुनते ही पराग की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए मायूसी भरे स्वर में बोला, पिताजी बात इतनी आसान नहीं है। यह करोड़ों का मामला है। बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे पास जो कुछ भी है वह आखिर तुम्हारा ही तो है। गांव की जमीन बेचने के बाद मुझे जितना भी पैसा मिलेगा बस अब तुम्हारे और अमृता के लिए ही है। उस जमीन को बेचने पर लगा देते हैं। यह सुनकर पराग ने अपनी खुशी छुपाते हुए अमृता की ओर देखा और कहा, पिताजी अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जल्दी ही किसी अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा सा घर देखना शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन से पराग और अमृता ने शहर की बड़ी बड़ी सोसाइटी में नए घर देखने की कवायद शुरू कर दी। वह लोग बड़े बड़े फ्लैट्स और आलीशान घर देखने लग गए। आखिरकार उन्हें एक बड़ा आलीशान मकान पसंद आ गया। एक दो दिन में सौदा पक्का करने के लिए एडवांस रकम देनी थी। नए घर के बारे में सोच सोचकर पराग अमृता बहुत खुश थे। शुरू में तो अमृता और पराग रामनाथ जी का अच्छे से ख्याल रख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनकी तबीयत के प्रति लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। एक दिन रामनाथ जी आंगन में चारपाई पर लेटे हुए जोर जोर से खांस रहे थे। उनकी सांस फूल रही थी। अमृता किचन से बाहर आई और बोली, क्या पिताजी आपने दवाई समय पर नहीं खाई? रामनाथ जी ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं बेटी, दवाई खत्म हो गई। मैंने पराग से कहा था लेकिन शायद वह लाना भूल गया। इतने में पराग अंदर से बाहर आया और बात सुनकर कहने लगा, अरे पिताजी माफ करना, मैं दवाई लाना भूल गया। ऑफिस का काम इतना था कि ध्यान ही नहीं रहा। रामनाथ जी ने हल्की खांसी के बीच कहा, ठीक है बेटा, दवाई बाद में लाना, अभी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वह एक बार देख लेगा तो सही दवाई लिख देगा। लेकिन पराग ने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाते हुए जवाब दिया, पिताजी अभी डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है। हमें बैंक जाना है नए मकान की डील पक्की करने के लिए। जो एडवांस रकम देनी है उसके लिए अपडेट करवानी पड़ेगी। आप चिंता मत करो, शाम तक मैं दवाई ला दूंगा। रामनाथ जी ने हल्की आवाज में कहा, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इस पर अमृता ने जल्दी से कहा, पिताजी हमें बैंक में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप थोड़ा आराम करो, हम जल्दी आ जाएंगे। पराग ने गाड़ी स्टार्ट की और अमृता के साथ बैंक के लिए निकल गया। रामनाथ जी अकेले
खाते हुए वहीं चारपाई पर लेटे जा रहे थे, खांसते हुए वहीं चारपाई पर लेट गए। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उनकी खांसने की आवाज़ सुनकर सीमा बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। रामनाथ जी की ऐसी हालत देखकर वह घबरा गई और बोली, अंकल जी, आपकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। भैया और भाभी कहाँ हैं? तो रामनाथ जी ने बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाए, बैंक गए हैं किसी काम से। सीमा ने तुरंत अपने पति को बुलाया। सुभाष, अंकल जी की हालत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रामनाथ जी ने विरोध किया, नहीं बेटी, परेशान मत हो, पराग और अमृता आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन इतनी देर में कहीं तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई तो आपका इनहेलर कहाँ है? वह लेने से खांसी ठीक हो जाएगी, सीमा ने कहा। तो रामनाथ जी बोले, बेटी, वह तो खत्म हो गया है, पर आपको कहा था ना, पर वह लाना ही भूल गया था। सीमा ने सुभाष को फ़ोन करके कहा, तो सुभाष आते हुए रामनाथ जी का इनहेलर ले आया। थोड़ी देर में ही उन्हें खांसी में राहत मिली। तो सुभाष बोला, अंकल जी, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, ऐसी हालत में सिर्फ इनहेलर से काम नहीं चलेगा। रामनाथ जी ने संकोच से कहा, बेटा, इसकी क्या ज़रूरत है, पराग और अमृता आते ही होंगे, वह खुद मुझे ले जाएंगे। अंकल, हमें आप पराया क्यों समझते हैं, हम भी तो आपके बच्चे ही हैं। कहते हुए सुभाष ने गाड़ी निकाली और उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले गया। रामनाथ जी ने उन दोनों को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। रामनाथ जी का हर दिन पहले जैसा ही कट रहा था, बिना देखभाल, बिना सहारा। पराग और अमृता अपनी दुनिया में ही मस्त थे। जब भी रामनाथ जी किसी काम के लिए पराग को कहते तो वह हमेशा टाल जाता। पिताजी, अभी टाइम नहीं है, कल ऑफिस से लाते हुए ले आऊँगा। वह जवाब इतनी बार सुनने को मिला कि अब रामनाथ जी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। अमृता भी अब उनके प्रति लापरवाह हो चुकी थी। वह या तो दोस्तों की किटी पार्टी में रहती है, कभी शॉपिंग में रहती है, घर पर भी होती है तो फ़ोन पर अपनी सहेलियों से बातें करती रहती है। आज सुबह के 11 बज रहे थे। अमृता पराग के जाने के बाद अपने पिता को नाश्ता दे देती थी, लेकिन आज वह अभी तक खाना लेकर नहीं आई थी। रामनाथ जी ने चारपाई पर लेटे हुए आवाज़ दी, अमृता बेटी, नाश्ता दे दो। अमृता अंदर फ़ोन पर बात करने में व्यस्त थी। तुझे पता है हमने जो घर लिया है वह कितना शानदार है, एक एक चीज़ मेरी पसंद की है। किटी पार्टी पर जितनी भी लेडीज़ अपने आप को हाई सोसाइटी की समझती हैं, सब की सब मेरा घर देखकर जल भुन जाएंगी। रामनाथ जी ने फिर आवाज़ लगाई, बेटी सुन रही हो? लेकिन अमृता की बातों में आवाज़ कहीं खो गई। रामनाथ जी बाहर आंगन में ही लेटे हुए थे, इसीलिए उनकी आवाज़ ऊपर तक भी जा रही थी। सीमा उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आई। नमस्ते अंकल, सब ठीक है ना? आपने नाश्ता किया नहीं? बेटे, अमृता को कह रहा था, शायद वह बिजी है। सीमा ने अपनी किचन से थाली में नाश्ता परोसा और रामनाथ जी के पास ले आई। अंकल, अब आप यह खाइए। और आपकी दवाई कहाँ रखी है? डाइनिंग टेबल पर होगी, ला दोगी तो ले लूँगा। सीमा ने तुरंत दवाई लाकर दी और पानी का गिलास थमाया। रामनाथ जी ने भावुक होकर कहा, बेटी, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। अक्सर सुभाष भी रामनाथ जी के पास आकर थोड़ी देर बैठ जाता था, उनका हालचाल पूछ लेता। अब तो दवाई खत्म होने पर रामनाथ जी सुभाष को ही फ़ोन करके अपनी दवाई मंगवा लिया करते थे और सुभाष के मना करने के बावजूद भी उसके हाथ में दवाई के पैसे ज़बरदस्ती थमा देते थे। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। पराग और अमृता अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने को बेताब थे। रजिस्ट्री का दिन भी नज़दीक आ रहा था और दोनों बेहद उत्साहित हैं। एक शाम जब पराग ऑफिस से घर लौटा तो अमृता ने झूमते हुए कहा, सुनिए, अब हम नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक बढ़िया सी गाड़ी भी लेनी चाहिए और घर के लिए फर्नीचर भी आरामदायक और शानदार होना चाहिए? हमारे रिश्तेदार, आपके दोस्त और मेरी सहेलियाँ सब लोग घर देखने आएंगे तो सब अच्छा दिखना चाहिए ना? तो पराग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात तो है अमृता, वैसे तुम्हारे पिताजी को 5 करोड़ मिलने वाले हैं,
उनमें से हम तो सिर्फ 3 करोड़ का घर खरीद रहे हैं, बाकी पैसे तो अभी बच रहे हैं। उन पैसों से हम बहुत आरामदायक फर्नीचर और एक लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं। अमृता ने खुशी खुशी हामी भरी। वैसे भी पिताजी इस उम्र में क्या करेंगे इतने पैसे का, और क्या उन्हें तो बस घर में आराम करना है, हम सब संभाल लेंगे। वहीं 1-2 दिन से रामनाथ जी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका दिल भारी महसूस हो रहा था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उनकी जमीन की रजिस्ट्री का काम होना था। पराग और अमृता दोनों बहुत उत्साहित हैं। पराग ने रामनाथ जी से कहा, पिताजी जल्दी कीजिए, आज जमीन की रजिस्ट्री का दिन है, तैयार हो जाइए। रामनाथ जी ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दिल भारी भारी सा लग रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यह सुनकर पराग के मन में एक गुस्सा उठा, लेकिन उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, पिताजी आज जाना जरूरी है, नहीं तो जमीन की रजिस्ट्री की डेट आगे के लिए चली जाएगी, और जब तक जमीन की रजिस्ट्री करवा कर पैसे हाथ में नहीं आएंगे तब तक हम अपने मकान की रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे। अमृता ने भी कहा, हाँ पिताजी आज तो जाना बहुत जरूरी है, और वैसे भी आपको गाड़ी में बैठकर ही तो जाना है, आप गाड़ी में आराम से बैठ जाइए, सारा काम होने के बाद आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। रामनाथ जी ने दुखी होकर कहा, बेटी मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो मैं क्यों मना करता, लेकिन अब तो मुझे उठने तक की भी हिम्मत नहीं है। फिर भी पराग और अमृता ने अपनी जिद पकड़ी और रामनाथ जी को गाड़ी में बिठा लिया। वह दोनों कचहरी के लिए निकले, यह कहकर कि थोड़ी देर में काम हो जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन समय बढ़ता गया और वह दोनों वापस नहीं आए। रामनाथ जी का दम घुट रहा था। उन्होंने 1-2 बार फोन किया, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, बस थोड़ी देर और लगेगी, फिर हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। रामनाथ जी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, उनकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी जैसे तैसे साहस जुटाकर सुभाष को फोन कर दिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, सुभाष बेटा मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है, यह दम घुट रहा है, कृपया जल्दी आओ। सुभाष के कानों में यह शब्द घुसते ही उसकी धड़कन तेज हो गई, उसके अंदर एक अजब सी बेचैनी भर गई। उसने तुरंत फोन काटा और बिना समय गवाए ऑफिस से निकल पड़ा और रामनाथ जी के द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया। रामनाथ जी की हालत वाकई में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वह उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर गया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने जांच पड़ताल शुरू की। इधर जब पराग और अमृता रामनाथ जी को लेने के लिए बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए। रामनाथ जी गाड़ी में नहीं थे। उन्होंने फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन भी बंद आ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो गए। पिताजी की चिंता से ज़्यादा उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर आज पैसे हाथ में न आए तो नए मकान की रजिस्ट्री में वहां शिफ्ट होने में और भी देरी हो जाएगी। उसी समय पराग के पास सुभाष का फ़ोन आया और सारी बात बताते हुए जल्दी अस्पताल पहुंचने को कहा। इतनी बात सुनते ही पराग गुस्से से भरते हुए चिल्लाने लगा, सुभाष आखिर तुम क्या साबित करना चाहते हो? पिताजी को अस्पताल ले जाकर तुम हीरो बनना चाहते हो क्या? तो सुभाष बोला, लेकिन अंकल की हालत इतनी खराब थी कि एक पल की देरी भी जानलेवा हो सकती थी। क्या तुम्हें उनकी सेहत से ज़्यादा रजिस्ट्री की परवाह है? पराग अब सख्ते में आ चुका था। हाँ परवाह है, सिर्फ तुम्हारे कारण आज हमारा काम बनते बनते रह गया। तुमने बीच में आकर सब खराब कर दिया। इधर चेकअप के बाद जो कुछ भी सामने आया उसे सुनकर सुभाष हैरान रह गया। रामनाथ जी को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी भी देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। 2-3 दिन के इलाज के बाद रामनाथ जी अस्पताल से घर लौट आए थे। उनकी हालत अब पहले से बेहतर थी, परंतु जब तक अस्पताल में रहे सुभाष ने ही उनकी देखभाल की, क्योंकि पराग को तो कोर्ट कचहरी से ही फुर्सत नहीं थी। डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें पूरी देखभाल और आराम की ज़रूरत है।
लेकिन अमृता और पराग के लिए क्या सब यह सिर्फ सुनने की बातें थी। उनके दिमाग में केवल उनका नया मकान और उससे जुड़े काम ही घूम रहे थे। रामनाथ जी घर आने के बाद सुभाष और सीमा ने कोई और मकान किराए पर लेकर वहां से जाने का फैसला कर लिया था। पराग को रजिस्ट्री की तारीख खिसकानी पड़ी थी, जिस कारण उसके चेहरे पर हर वक्त खींच और नाराजगी झलकती रहती। एक दिन रजिस्ट्री की नई तारीख तय होने के बाद पराग ने कहा, पिताजी, अब हर हाल में यह काम निपटाना है। इस बार कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अमृता ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। रामनाथ जी को उनका यह व्यवहार देखकर बड़ी हैरानी हुई। काफी देर तक वह सोच विचार में बैठे रहे, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें क्या करना है। कुछ ही दिनों में जमीन की रजिस्ट्री हो गई। घर पहुंचकर रामनाथ जी ने पराग और अमृता को अपने पास बुलाया। बेटा, मैंने सोचा है कि जमीन से आई रकम में से 3 करोड़ मैंने तुम्हारे नए मकान के लिए दे दूं, बाकी मेरे पास रहेंगे। यह सुनकर पराग ने तुरंत कहा, लेकिन पिताजी, हमें तो मकान के लिए फर्नीचर, इंटीरियर और एक लग्जरी गाड़ी भी ले चाहिए। यह सब भी तो इसी रकम से होना था। बेटा, मैंने तुम्हारे मकान के लिए जो देना था दे दिया। यह पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। इन पैसों का मुझे क्या करना है वह मुझे ही तय करने दो तो बेहतर होगा। अब यह बातें चल ही रही थी कि सुभाष और सीमा अंदर आए। आपने बुलाया अंकल? हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। कुछ जरूरी बात करनी थी। आओ बैठो। रामनाथ जी ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। सुभाष बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। हर पल सिर्फ अपनी बेटी और परिवार की खुशियों के लिए ही जिया है। लेकिन अब मैं जिंदगी के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ नज़र तो धुंधली हो जाती है, लेकिन रिश्तों का झूठ और सच साफ साफ दिखाई देने लगता है। मैंने अपनी जमीन बेचकर जो 5 करोड़ कमाए हैं, उनमें से 3 करोड़ मैंने अमृता और पराग के मकान के लिए दे दिए। बाकी के 2 करोड़ के लिए भी मैंने फैसला कर लिया है और यह फैसला अंतिम है। यह सुनकर पराग बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से कहा, पिताजी, लेकिन वह पैसे तो हमारे भविष्य के लिए ही है। हमें बहुत काम बाकी है मकान के लिए। रामनाथ जी ने उसे हाथ उठाकर शांत करते हुए कहा, पराग, मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं, लेकिन मुझे जितना बन पाया मैंने कर दिया। अब बाकी के पैसों को मैं अपने पास ही रख लूँगा। एक पिता भला अपनी बेटी के घर पर भी कब तक रहेगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो अमृता बोली, लेकिन पिताजी, आप गांव में अकेले कैसे रहेंगे? नहीं बेटा, मैं गांव नहीं रहूँगा। मैंने फैसला किया है कि मैं सुभाष और सीमा के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरे कोई बेटा और बहू तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बेटे बहू की तरह मेरी सेवा की है। उनकी बात सुनकर सुभाष और सीमा की आंखों में आंसू आ गए। रामनाथ जी ने अपनी बात जारी रखी, इन दोनों ने मेरे लिए जो कुछ किया उसका एहसान कोई पैसे से नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी मैंने फैसला किया है कि जमीन से आए बाकी के पैसों पर इन दोनों का ही हक होगा। अब यह लोग किसी किराए के मकान में नहीं, अपने खुद के मकान में रहेंगे। और हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे गांव वाले मकान पर भी इन दोनों का ही हक होगा। जल्दी ही मैं अपनी वसीयत करवा दूंगा। यह बात सुनकर सुभाष हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, यह जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन इस सब के बीच पैसे को मत लाइए। हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। सुभाष की बात सुनकर रामनाथ जी का दिल गदगद हो उठा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो फैसला कर लिया था वह उसी पर अटल थे। पराग और अमृता के चेहरे पर जैसे कालिक पुत गए। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन रामनाथ जी के सख्त स्वर ने उन्हें चुप करा दिया। पराग, अमृता, तुम लोग शायद समझ ही नहीं पाए कि पैसे से रिश्ते खरीदे नहीं जा सकते। सुभाष ने मुझे उस समय सहारा दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और सीमा ने एक बेटी की तरह मेरी देखभाल की। यह पैसे अब उनके हैं और इस पर कोई बहस नहीं होगी।
कमरे में सन्नाटा छा चुका था और रामनाथ जी वहाँ से उठकर अपना सामान पैक करने चले गए थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में नए विचारों के साथ, नए सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।